हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अचीव एक्सीलेंस इन कॉमर्स बाय मानसी सवेदी। तो आज हम गाला क्वेश्चन पेपर नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं सेक्शन बी। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द क्रेडिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कॉल्ड। सो पी एंड एल का यहाँ पे कौन सा बैलेंस आपको पूछा है? क्रेडिट बैलेंस। सो क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में जो मिलता है वो डिविजिबल प्रॉफिट होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे डेबिट बैलेंस पूछा रहता तो डिविजिबल लॉस आंसर आता। क्लियर? तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट बैलेंस जो है वो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होता है। सो लिख लेंगे नंबर 16, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, एमसीक्यू में भी आता है ये क्वेश्चन, तो एमसीक्यू में भी काम आएगा। ठीक है, सो उसे हम क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। क्रेडिट बैलेंस है तो डिविजिबल प्रॉफिट, डेबिट बैलेंस पूछा होता पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का तो क्या होता? डिविजिबल लॉस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट किसे कहते हैं? तो सिर्फ यहाँ पे सिंपली हमें उसका डेफिनेशन लिखना है। सो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मीन्स capitalized value of average profit on the basis of the expected rate of return. सो आपने अगर फॉर्मूला लर्न किया है तो डेफिनेशन भी आ जाएगी। बहुत ही सिंपल है। कैपिटलाइज प्रॉफिट मीन्स कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर? चलिए नेक्स्ट नंबर 17, व्हाट इज रिवैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो आपने सुना है एसेट का रिवैल्यूएशन करते हैं, लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन हम करते हैं, तो गुडविल का रिवैल्यूएशन क्या होता है? तो वैसा ही होता है। तो लिख लेंगे नंबर 18 इश्यू ऑफ valuation of goodwill take place with revaluation of assets and liabilities at the time of reconstruction of a firm. That means revaluation of goodwill. क्लियर? तो बहुत ही सिंपल है। तो गुडविल जो है उसका रिवैल्यूएशन कब होता है? जब एसेट एंड लायबिलिटीज का हम रिवैल्यूएशन करते हैं एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिवैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट नंबर 19, व्हेन इज अ पार्टनर गेन रेशियो कैलकुलेट। तो पार्टनर का गेन रेशियो कब कैलकुलेट होता है? तो बहुत ही सिंपल है, हमने बहुत बार सीखा है। तो गेन रेशियो कब यहाँ पे कैलकुलेट होता है? तो जब रिटायरमेंट या डेथ हो जाएगी किसी भी पार्टनर की तो हम गेन रेशियो कैलकुलेट करते हैं। और सेक्रीफाइस रेशियो हम कब कैलकुलेट करते हैं? जब किसी भी पार्टनर का एडमिशन होता है तब। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे नंबर 19, एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट of a partner and at the time of दूसरे कब? जब हमें रिकंस्ट्रक्शन करना होता है ना पार्टनरशिप फर्म का तब। तो एंड एट द टाइम ऑफ, क्योंकि आपने लेसन नंबर 4 में भी तो गेन रेशियो सीखा है ना, तो एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप gaining ratio of existing partner
इज कैलकुलेटेड। ठीक है, तो गेन रेशियो कब कैलकुलेट करते हैं? जब रिटायरमेंट या डेथ हो जाएगी किसी भी पार्टनर की, या तो जब हम फर्म का रिकंस्ट्रक्शन करेंगे तब। क्लियर? चलिए नेक्स्ट नंबर 20, वाई शुड अ न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश टूवर्ड्स कैपिटल। तो न्यू पार्टनर को यहाँ पे कैश जो है उसमें कैपिटल क्यों लाना पड़ेगा? तो देखो, आपको पता है कि जब भी न्यू पार्टनर फर्म में एंटर होता है, मतलब एडमिशन होता है किसी भी न्यू पार्टनर का, तो उससे हमारे जो फ्यूचर में एसेट हमारी जितनी भी है ना आज, वो एसेट में राइट मिलेगा उसको फ्यूचर में। तो एसेट पे राइट लेने के वजह से उसको यहाँ पे कैपिटल जो है वो कैश में लाना पड़ता है। क्लियर? न्यू पार्टनर को। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 20, न्यू पार्टनर bring capital in cash to acquires right on the asset of the firm। ठीक है, हमारी जो भी एसेट है उस पे उसको राइट मिलेगा इन फ्यूचर न्यू पार्टनर को। तो वो एसेट पे हम राइट उसको दे रहे हैं, उसके बदले में वो जो कैपिटल है उसकी वो कैश में लेके आएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21, हु गिव्स द शेयर इन गुडविल टू द रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर। सो क्वेश्चन क्या है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जिसकी डेथ हो गई है, वो पार्टनर को गुडविल का पैसा कौन देगा? तो ऑब्वियसली अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या किसी की डेथ हो गई है तो उसे गुडविल का पैसा कौन देगा? तो जो अभी पार्टनर एग्जिस्टिंग है या जो पार्टनर कंटिन्यू पार्टनर है वो ही पैसा देंगे ना, और कौन देगा? चलिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर लिख लेंगे नंबर 21, ऑन द रिटायरिंग और डेथ ऑफ अ पार्टनर the continuing partner received profit and loss share of the retiring or deceased partner। To compensate these, gain in profit, continuing partners give the share in goodwill to the retiring or deceased partner। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि कौन पैसा देगा गुडविल का? तो कंटिन्यूइंग पार्टनर देगा। और क्यों देगा? तो उसका भी आंसर हमने लिख दिया है कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर या किसी भी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है या किसी की भी डेथ हो जाती है तो उसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो बाकी के पार्टनर को मिलता है ना, तो उसकी वजह से उसको कंपेंसेट करने के वजह से कंटिन्यूइंग पार्टनर जो है वो गुडविल में शेयर दे देंगे जो जिसका भी डेथ हो गया है या जो भी रिटायर हो रहा है उसको। क्लियर? चलिए, दोनों क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा है, आप सिर्फ इतना लिख देंगे कि कंटिन्यूइंग पार्टनर गिव द शेयर इन गुडविल टू द रिटायर और डिसीज पार्टनर, तो भी चलेगा। चलिए नेक्स्ट नंबर 22, who has to bear dissolution expenses at the time of dissolution of a firm। तो जब भी डिसोल्यूशन होगा फर्म का, पार्टनरशिप फर्म का, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस जो है वो किसका होगा? तो ऑब्वियसली फर्म का ही होगा ना, और किसका होगा? तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस फर्म का होता है ना। नंबर 22, so generally the dissolution expense has to be borne by the firm at the time of dissolution of a firm।
ठीक है। सो डिसॉल्यूशन का एक्सपेंस किसका होता है? फर्म का होता है मोस्टली। और कौन पे करेगा? फर्म ही पे करेगा। क्लियर? चलिए, सो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर लिख देना। क्लियर? चलिए अभी नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। Question number 23. What effect does the dissolution of the partnership have on the survival of the firm? So क्या पूछा है आपको कि जब भी डिसॉल्यूशन होगा तो फर्म का जो एग्जिस्टेंस है उसका क्या होगा? तो जब भी डिसॉल्यूशन होता है पार्टनरशिप का तो फर्म जो है वो स्टार्ट ही रहेगा ना। देखो, पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन होने से कभी भी फर्म जो है वो क्लोज नहीं होता है। ठीक है, फर्म का जो एग्जिस्टेंस है वो स्टार्ट ही रहेगा। वो क्यों क्लोज होगा? क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ डिसॉल्यूशन हो रहा है पार्टनरशिप का, फर्म का नहीं हो रहा है ना। समझ में आया? चलिए, नहीं समझ में आया है तो डीपली हमने डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया है, वहां से देख लेना। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन होता है तो फर्म का जो एग्जिस्टेंस है वो स्टार्ट ही रहेगा, कंटिन्यूस ही रहेगा, क्लोज नहीं होगा। सो एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑफ द पार्टनरशिप का ही हो रहा है ना। The existence of remains continue। ठीक है, फर्म क्यों क्लोज होगा? फर्म जो है वो कंटिन्यूस ही रहेगा। क्लियर? चलिए, सो फर्म का एग्जिस्टेंस कंटिन्यूस रहेगा पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन होने से। नेक्स्ट नंबर 24, व्हाट डू यू मीन बाय ऑथोराइज्ड कैपिटल? तो ऑथोराइज्ड कैपिटल की डेफिनेशन लिखना है। नंबर 24, ऑथोराइज्ड कैपिटल means the maximum amount of share capital mentioned in the memorandum of association। तो आपको पता है, हम जो अथॉराइज्ड कैपिटल होती है ना उससे ज़्यादा जो है पैसे मिलेंगे शेयर के वो नहीं ले सकते। और ये कहाँ पे मेंशन किया होता है? मैक्सिमम अमाउंट शेयर का, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसका मेंशन किया होता है। क्लियर? तो उसे हम क्या बोलते हैं? अथॉराइज्ड कैपिटल। चलिए, नेक्स्ट नंबर 25, अंडर विच हेडिंग डिबेंचर आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी? सो डिबेंचर्स कहाँ पे शो करते हैं? तो ये क्वेश्चन तो सबको आना चाहिए, तो क्योंकि आपने फाइनल अकाउंट्स जो है कंपनी के वो भी सीख लिया ना। सो डिबेंचर्स आर शोन एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग। डिबेंचर हमारा लॉन्ग टर्म का बोरोइंग होता है ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अंडर द हेडिंग, उसका मेन हेडिंग जो है वो कौन सा है? नॉन करंट लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म का है ना, नॉन करंट लायबिलिटीज। ये सबको आना ही चाहिए। ठीक है, डिबेंचर हम कहाँ पे दिखाते हैं? बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और उसका मेन हेडिंग क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटीज, उसमें दिखाते हैं ना डिबेंचर्स। चलिए, नेक्स्ट नंबर 26, व्हाट इज फाइनेंशियल एनालिसिस? तो यहाँ पे हमें डेफिनेशन लिखना है। फाइनेंशियल एनालिसिस किसे कहते हैं? सो नंबर 26 ये हमने लेसन नंबर 4 में सीख लिया है। आई होप कि आपको पता ही है फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है, हमने डीपली एक्सप्लेनेशन वहाँ पे किया था। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ information and result which are given in financial statement means financial analysis। सो फाइनेंशियल एनालिसिस किसे कहते हैं? तो जो भी हम इंटरप्रिटेशन करेंगे किसका? तो इंफॉर्मेशन एंड रिजल्ट विच आर गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी रिजल्ट है उसका हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल एनालिसिस। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट नंबर 27,
व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ये तो हमें आना ही चाहिए क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे से सीखा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किसे कहते हैं, उसका फॉर्मूला भी आपको पता है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो, डेफिनेशन भी लिख सकते हो, दोनों भी लिख सकते हो। मैं दोनों लिख के दिखा देती हूँ। सो व्हेन, उसका फॉर्मूला पता है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम प्लस वेजेस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये उसका फॉर्मूला है ना। सो उसी पे से हम यहाँ पे डेफिनेशन बनाएंगे। तो व्हेन वेजेस and factory expenses are added in cost of goods consumed, then the arrived cost is called cost of goods sold। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन जो है वो किस पे से बनाई है, फॉर्मूला पे से ही बनाई है, क्योंकि आपको पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम प्लस वेजेस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये उसका फॉर्मूला है। तो हमने ऊपर भी वही लिखा है कि जब आप वेजेस एंड फैक्ट्री एक्सपेंस को कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम ऐड करोगे तो जो मिलेगा उसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला आपको आता ही है तो उस पे से डेफिनेशन लिख देना। 28, इन विच फॉर्म्स कैन रेशियोज बी प्रेजेंटेड। सो रेशियो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो आपको पता ही है, प्रोपोर्शन में लिखते हैं, परसेंटेज में लिखते हैं, टाइम्स में लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे, डेज वीक मंथ सब में लिखते हैं ना। तो सारे आपको यहाँ पे लिख देना है। सो द presentation of ratio, the presentation of ratio can be done in terms of proportion, in terms of percentage, in terms of time, in terms of fraction, and in terms of days, weeks and months। क्लियर? आप नंबर लिख के भी लिख सकते हो, नंबर 1 2 3 4, ठीक है, वैसे भी लिख सकते हो, नंबर वाइज भी लिख लो, अदरवाइज ऐसे ही लिख दोगे तो भी चलेगा। चलिए नेक्स्ट नंबर 29, वेयर आर द सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट रिकॉर्डेड। सो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड जो एसेट होती है वो कहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का है, क्वेश्चन नंबर 29। सो ट्रांजेक्शन ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड asset is recorded in, अभी आपकी एसेट है तो एसेट क्या एक्टिविटी हो जाएगी। देखो आपके पास 3 एक्टिविटी होती है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो एसेट अगर आपने कंस्ट्रक्ट की है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है ना, तो कहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी, और इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एज कैश इनफ्लो या आउटफ्लो। तो अगर आपने एसेट को कंस्ट्रक्शन किया है तो पैसा जाएगा ना, ठीक है, एसेट ऐसे ही थोड़ी कंस्ट्रक्शन होगा, पैसा देना पड़ेगा ना। सो आउटफ्लो होगा, इनफ्लो तो होने नहीं वाला है, पैसा आएगा थोड़ी। अगर आप कुछ एसेट बना रहे हो तो पैसा आएगा थोड़ी, पैसा जाएगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करने के लिए पैसा देना पड़ेगा। तो कैश आउटफ्लो जो है वो होगा और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में वो रिकॉर्ड होगा। क्लियर? क्योंकि वो ऑपरेटिंग भी नहीं है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा समझ के करोगे तो आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट नंबर 30, व्हाट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। आई होप कि अब तक तो आपको लर्न हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन, कैश क्या होता है ना, कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। सो कैश मीन्स कैश ऑन हैंड एंड बैंक बैलेंस।
ठीक है, कैश का मतलब क्या होता है, कैश ऑन हैंड एंड बैंक बैलेंस, ये आपका कैश हो गया। तो कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, सो कैश इक्विवेलेंट मीन्स नंबर ए। ठीक है, सबसे पहले हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, देन बी। देखो सबसे पहले क्या आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, देन सच इन्वेस्टमेंट which can be quickly and with accurate estimated price चलिए इतना आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा ऊपर कर रहे पेज को हम। चलिए, सो क्विकली एंड एक्यूरेटेड एस्टिमेटेड प्राइस कन्वर्टिबल इनटू कैश। ठीक है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट जिसको आप क्विकली कन्वर्ट कर सकते हो और उसका जो प्राइस है, एस्टिमेटेड प्राइस, वो डिसाइडेड होता है। ठीक है, और वो कैश में कन्वर्ट हो सकता है बहुत ही जल्दी, तो वो वाले इन्वेस्टमेंट। एंड लास्ट नंबर सी, द इन्वेस्टमेंट इन विच द रिस्क ऑफ changes in the price is very रेयर, मतलब उसकी प्राइस में जो चेंज होने का जो रिस्क होता है ना, वो बहुत ही कम होता है, वो वाले इन्वेस्टमेंट्स। क्लियर, तो उसमें मोस्टली गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती है ना, वो आती है। क्लियर, तो यहाँ पे आपका पेपर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आप चाहते हो कि पेपर नंबर 3, 4, 5, 6 का भी सॉल्यूशन सेक्शन बी का हम अपलोड करें, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता देना, तो हम नेक्स्ट पेपर का भी वीडियो अपलोड कर देंगे। क्लियर, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर।